मैं समीर कुमार पाठक एमए फाइनल ईयर हिंदी फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ हिंदी आलोचना के अंतर्गत अज्ञेय के आलोचना कर्म पर कुछ बातचीत कर रहा हूँ। सच्चिदाहिरानंद बादशाह अज्ञेय जितने बड़े कवि हैं उतने बड़े उपन्यासकार, उसी कोट के नाटककार, उतने ही बड़े निबंधकार, पत्रकार, आलोचक और बल्कि कहना चाहिए कि आधुनिक साहित्य के लेखक कवियों में अज्ञेय का व्यक्तित्व बहुत कुछ विचारक का सा है। लेकिन अज्ञेय के आलोचना कर्म पर चर्चा नहीं हुई है, बल्कि यह कहना ज़्यादा सही है कि काफ़ी कम चर्चा हुई है। पेशेवर ढंग से अज्ञेय ने आलोचना लिखी भी बहुत कम। उनकी ख्याति हिंदी में कवि, कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में है। नई कविता के दौर में एक कवि के रूप में शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी जैसे नए ढंग के शिल्पगत प्रयोग और अंतर्वस्तु के रूप में लोगों को ध्यान आकर्षित करने वाले उपन्यासों के रूप में, उत्तर प्रियदर्शी जैसे नाटकों के रूप में अज्ञेय ने अपनी कला से एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया और कविता में विभिन्न तरह के प्रयोगों के द्वारा हिंदी कविता के मन मिजाज को बदला, बल्कि उसके अंतःकरण के आयतन को विस्तृत फलक प्रदान किया। इसलिए अज्ञेय ने जो व्यवहारिक आलोचना लिखी उसकी बहुत चर्चा नहीं हुई है। और वैसे अज्ञेय ने ज़्यादा मात्रा में आलोचना लिखी भी नहीं, लेकिन फिर भी निराला, प्रसाद, केशवदास, आधुनिक कविता की प्रवृत्तियां, नई कविता और अपने समकालीन लेखकों के बारे में, पश्चिम के कुछ आलोचकों के बारे में अज्ञेय ने जो लिखा उससे उनके आलोचना विवेक को समझा जा सकता है। मैथिली शरण गुप्त, राय कृष्णदास वगैरह पर उन्होंने यथा समय लिखा है। हिंदी में प्रायः सरलीकरण के ढंग से अज्ञेय को व्यक्तिवादी, अराजक, क्रांति का छलांग मारकर यूरोप के आध्यात्मिक गुफा में प्रवेश करने वाला, शीत युद्ध के दौर में उन्हें पूंजीवादी देश अमेरिका का दलाल तक कहा गया, उन्हें एमएन रायवादी भी माना गया, कई बार उन्हें नास्तिक भी कहा गया। तो तरह तरह के अज्ञेय के विषय में आरोप लगाया गया है। अज्ञेय शुरू से अंत तक विवादों के केंद्र में रहे। क्या विडंबना है कि उनके लेखन में प्रारंभ से लेकर अंत तक विवाद उनके साथ क्रमशः आगे बढ़ता रहा है। अज्ञेय की कविताओं की शुरुआत जब आप देखें चिंता, भग्नदूत, इत्यलम से, तो उन कविताओं की शुरुआत छायावादी ढंग की ही है, लेकिन धीरे धीरे उन कविताओं से एक छायावाद
से गैर रोमांटिक होने की संभावना उसमें दिखाई पड़ती है। वो कविताएं गैर रोमांटिक किस्म की कविताएं हैं जिनका विकास आंगन के पार द्वार और बाद के संग्रहों में होता है। और जिसकी उनकी काव्य यात्रा की जो कलात्मक फलश्रुति है, चरम परिणति है, वह असाध्य वीणा कविता में दिखाई पड़ती है। प्रयोग और परंपरा दोनों का मेल अगेय के रचना कर्म में है। प्रयोग और प्रयोगवाद के नाम पर अगेय के लिए हर तरफ से अपमान, लांछन, धिक्कार और गालियां मिली। प्रायः अगेय के विरोध में जितना लिखा गया उतना आधुनिक समय के कम साहित्यकारों के विरोध में लिखा गया होगा। यहाँ तक कि देशद्रोही, पूंजीवादी अमेरिका का दलाल, कांग्रेस फाल कल्चरल फ्रीडम के धन से नई पीढ़ी को पैसा पहुंचाने वाला वगैरह वगैरह, एक तरह से तरह तरह की अनर्गल बातें अगेय के विषय में बहुत सारी हिंदी में प्रचलित हैं। अगेय को समझने के लिए, बहुत गंभीरता पूर्वक अगेय के रचना कर्म को समझने के लिए उस तरह से व्यवस्थित टिक्का टिप्पणियां कम ही मिलेंगी, सिवाय रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब अगेय और आधुनिक रचना की समस्या के अलावा अगेय पर विधिवत ढंग से अगेय को समझने की कोशिश कम आलोचकों ने की है। अगेय का एक निबंध संग्रह है त्रिशंकु। उसमें टी.एस. इलियट के लेख ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का अगेय ने रूढ़ि और मौलिकता नाम से अनुवाद किया है, जिसमें वह कहते हैं कि कलाकार जितना ही संपूर्ण होगा उतना ही उसके भीतर भोगने वाली प्राणी और रचने वाली मनीषा का पृथकत्व स्पष्ट होगा। याद करें कि अगेय की एक कविता है कि जितनी स्फीतियत्ता मेरी झलकाती है उतना ही मैं प्रेत हूँ, जितना रूपाकार सार मैं दिख रहा हूँ रेत हूँ, फोड़ फोड़ कर जितने को मेरी प्रतिमा मेरे अनजाने अनपहचाने अपने ही मन माने अंकुर उपजाती है बस उतना ही खेत हूँ। निराला के बाद सृजनात्मक गहराई के साथ कविता में प्रयोग करने वाले कवि जो थोड़े से कवि हुए हैं उसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का नाम महत्वपूर्ण है। छंद को कविता मानने वाले लोगों ने निराला पर भी बहुत सारे लांछन लगाए थे। अगेय के अनुभावन में कठिनाइयां दो प्रकार की थीं। उनके यहां सब कुछ को समेट लेने की एक जिजीविषा एक स्तर पर काम कर रही थी, तो दूसरे स्तर पर बौद्धिकता और जीवन दृष्टि को एक दूसरे के साथ मिला करके समझने का उपक्रम भी था। एक तरफ छायावाद का भावबोध पीछा कर रहा था, तो दूसरी ओर परवर्ती छायावादी काव्य की जो रोमांटिक गैर रोमांटिक प्रवृत्ति थी अगेय उसे भी साध रहे थे। वह उनके चिंतन के संपूर्ण प्रतिमानों को चुनौती देता था और अगेय उसे बदलने के लिए हिंदी कविता में संघर्ष कर रहे थे। वे प्रतिमान ऐसे थे, इसीलिए नई कविता के दौर में जो प्रतिमान बने वे प्रतिमान या जो प्रतिमान पॉपुलर हुए या जिन प्रतिमानों को आलोचकों ने वरीयता दी, महत्व दिया, जिन पर ज़्यादा
बहसें हुई। वे प्रतिमान ऐसे थे कि गजानन माधव मुक्तिबोध के रचना कर्म के साथ तो न्याय करते थे, या जो प्रगतिवाद के कवि थे उनके रचना कर्म के साथ तो वह न्याय करते थे, लेकिन अगे, शमशेर, गिरजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर, रघुवीर सहाय जैसे जो परवर्ती पीढ़ी के कवि थे, तो अगे और अगे से प्रभावित जो परवर्ती पीढ़ी के कवि थे, उनके साथ ये बने बनाए पारंपरिक प्रतिमान या जो बहस तलब प्रतिमान थे वह अन्याय करते थे। उत्तर छायावादी कवियों की काव्यधारा के साथ भी वो प्रतिमान अन्याय करते थे। इसलिए आप देखें कि दिनकर, बच्चन, बालकृष्ण शर्मा, नवीन वगैरह की कविता का भी मूल्यांकन उस दौर में बहुत अच्छा नहीं हुआ, और प्रगतिवाद के प्रतिमानों को तो हिंदी पाठकों को छायावादी संस्कार से मुक्ति दिलाने में प्रगतिवाद के प्रतिमानों ने मदद की। इसलिए निराला के बाद अगे के प्रयोग ने एक नए अन्वेषण और नया मार्ग चुनने की जद्दोजहद हिंदी कविता में दिखाई देती है। यह अलग बात है कि प्रारंभिक दौर में निराला की कविता पर अगे ने ज्यादा बड़े हमले किए मुकाबले दूसरे छायावादी कवियों के। एक जगह अगे कहते भी हैं कि प्रसाद और निराला का तुलना करते हुए, निराला से अगे प्रभावित भी होते हैं, लेकिन राम की शक्ति पूजा, और यह देखना अपने आप में महत्वपूर्ण है कि राम की शक्ति पूजा और जोही की कली के मुकाबले अगे तुलसीदास कविता से अधिक प्रभावित हैं। जिस कविता में आता है कि कलमसोत्सार कवि के दुर्गम चेतनोर्मियों के प्राण प्रथम वह रुद्ध द्वार का छाया तम तरने को, करने को ज्ञानोद्धत प्रहार तोड़ने को विषम वज्र द्वार। छायावाद के तीनों कवियों प्रसाद, निराला, पंत से अगे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जिस नई कविता का विधान ही बना था परंपरा के प्रति विद्रोह का या प्रयोग का, अगे के यहाँ यह देखना अपने आप में दिलचस्प है कि अगे छायावाद के तीनों कवियों से बेहद प्रभावित है। प्रसाद, पंत और निराला। अगे ने यह माना कि चिंतन प्रसाद ने अधिक किया है, लेकिन काव्य निराला का श्रेष्ठ है। प्रसाद के प्रति जाने अनजाने जैनेन्द्र और मुक्तिबोध की भी आस्था ध्यान देने योग्य है। मुक्तिबोध खुद प्रभावित हैं प्रसाद से बहुत अधिक। कामायनी पर जिस ढंग से वह अपने आलोचना में टकराते हैं, लंबे समय तक जूझते हैं, कामायनी को समझने की, विश्लेषित करने की कोशिश करते हैं, वह महत्वपूर्ण है। और वह यह समझने के लिए भी दिलचस्प है कि आखिर क्या कारण है कि नई कविता के दोनों बड़े कवि अगे और मुक्तिबोध दोनों प्रसाद से जूझ रहे हैं, प्रसाद को लेकर के एक गहरे वैचारिक द्वंद्व में हैं, प्रसाद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगे निराला से भी प्रभावित हैं और बाद के दिनों में वह निराला पर लिखते भी हैं, लेकिन आप ध्यान से देखें तो कामायनी का जो मन है उसकी चिंता और व्यग्रता दोनों शेखर एक जीवनी के शेखर से मिलती जुलती है। शेखर एक जीवनी उपन्यास का जो पहला संस्करण छपा था, उसके कवर पेज पर पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठा हुआ मनु अपने ठुड्डियों पर हाथ रखे जिस चिंता में व्यक्त है, वह कामायनी के मन की याद दिलाता है। विजयदेव नारायण शाही ने लिखा है कि इसी मनुष्य का निर्माण
अगेय का जो पात्र रात्रि में देखता है, स्वप्न में सोचता है और भूमिका के अनुसार फांसी और गुमनाम शहादत की संभावना को लेकर सामने उपस्थित हुई है, वह प्रसाद के मन की चिंता से मिलता जुलता है। कामायनी के मन के पास भी एक वर्जित स्पर्श है और यही कामायनी और नदी के द्वीप में एक गहरी समानता का कारण भी है। बल्कि एक तरह से 30 और 40 के दशक में जड़ चेतन जीव ईश्वर भौतिकवाद अध्यात्म मार्क्सवाद गांधीवाद भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति हिंसा अहिंसा प्रेम क्रांति हृदय बुद्धि प्रेयसी वासना मंगल अमंगल बाह्य सत्य विज्ञान नैतिकता मानसलता इंद्रियता इत्यादि जो विचार निष्पत्तियां या वैचारिक प्रत्यय जो केंद्र में आते हैं, इन सब का कारण उस नदी के द्वीप और कामायनी दोनों के यहाँ वह लगभग एक सा है। अगेय के मानस में, अगेय के मस्तिष्क में प्रसाद इतने रचे बसे हैं कि वे अपने काव्य संकलन भग्नदूत की भूमिका प्रसाद से लिखवाना चाहते थे, किंतु प्रसाद ने, अगेय उस समय जेल में थे और प्रसाद ने जैनेन्द्र और प्रेमचंद के आग्रह को लगभग ठुकरा दिया और प्रसाद ने भूमिका नहीं लिखी, जिसका आगे को पूरे जीवन अफसोस है। इस प्रकरण में जैनेन्द्र ने अपनी किताब ये और वे में विस्तार से लिखा है और वो बहुत पढ़ने योग्य है, जिसकी चर्चा मैं बाद में कभी आप लोगों से करूंगा। अगेय भीतर तक यह महसूस करते हैं कि छायावाद के कवि सांस्कृतिक नवजागरण की शक्ति से परिचालित हैं, परिवर्तनवादी हैं, लेकिन दार्शनिकता का दामन नहीं छोड़ते। यह दार्शनिकता उनकी काव्यात्मक मुद्रा में भी मौजूद है। इस दार्शनिक मेटाफिजिकल मुद्रा को अस्वीकार किया प्रगतिवाद के कवियों ने, और प्रगतिवाद जीवन और समकालीन समस्याओं के जो खुरदुरे यथार्थ की बात करता है, वह उसी दार्शनिकता का निषेध है या अतिक्रमण है। प्रगतिवाद के कवि यथार्थ और यथार्थ की समस्याओं का इतना वर्णन करते हैं कि उस वर्णन में काव्यात्मक सौंदर्य या कविता के भीतर रहने वाली और दूसरी सारी बहुत सारी खूबियां प्रायः उपेक्षित हो जाती हैं या उन पर चर्चा नहीं हो पाती है। इसलिए प्रगतिवाद की बाद की कविता में कविता एक तरह से पीछे भी लौटती है, उसे पीछे लौटना भी कहा जा सकता है। अगेय को लेकर हिंदी आलोचना में एक तूफान यह भी है कि वे लघु मानव सिद्धांत और व्यक्ति स्वातंत्र्य के समर्थक हैं। कहा तो यह भी जाता है कि लघु मानव सिद्धांत अमेरिकी पूंजीवाद की देन है और व्यक्तिवादी चिंतन से पूरे देश को पीछे ले जाने के लिए आमादा है। यह एक तरह का प्रतिक्रियावादी सिद्धांत है। यह मानव की गरिमा पर आघात करता है और प्रच्छन्न रूप से शीत युद्ध के जमाने में अमेरिकी शिविरबद्धता को मजबूती देता है। यह आरोप खुलेआम अगेय पर
लगाया जाता रहा है। यह भूलकर कि अगे आज के जीवन के दबाव की व्यंजना को नए प्रतीकों, नए बिंबों से व्यक्त करने का जोखिम उठाते हैं। अगे की काव्यानुभूति की भावभूमि आधुनिक यूरोप की भावभूमि से सर्वथा अलग है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी देश की कविता अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चौहद्दियों में निर्मित होती है। यही कारण है कि टी.एस. इलियट के चिंतन से प्रभावित अगेय का रचना कर्म इलियट से दूर है और वह इलियट के साथ रहते हुए भी भारतीय परंपरा में नव वेदांत के साथ आधुनिक मनुष्य की तारतम्यता स्थापित करते हैं। जब अगे पर शीत युद्ध और इन सब चीजों का आरोप लग रहा था, उसी दौर में प्रगतिशील आंदोलन के महत्वपूर्ण स्तंभ रामविलास शर्मा से बहस करते हुए प्रतीक में अगे ने जो लिखा वह विस्तार से उल्लेख करने योग्य है। अगे ने लिखा कि रामविलास शर्मा से हमारा सदैव मतभेद रहा है। हम मतभेद को अपराध नहीं मानते और डॉक्टर रामविलास शर्मा से मतभेद को तो स्फूर्तिप्रद ही मानते रहे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व आकर्षक है और उनकी स्वस्थ पहलवानी देह, उनकी हंसती मुखमुद्रा और उनका पैना व्यंग्य सभी स्फूर्ति देने वाला है। रही उनकी तर्क परंपरा और उनके फतवे देने की प्रवृत्ति, वह हमारे लिए कभी एक खतरा नहीं थी। वह उन्हीं के लिए खतरा हो सकती है जो फतवों द्वारा शासन करने और शासित होने के आदी हैं। स्वयं उनके संप्रदाय के लोग जो आज उनके शत्रु हो गए हैं, आज भी हम यही मानते हैं कि उनकी स्थापनाएं भ्रांत रहीं। ऐतिहासिक सामग्री का उनका उपयोग पूर्वग्रह दूषित, उनका प्रमाण और सौंदर्यों का संकलन असदाशय, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि यह सब दोष सतर्क पाठक स्वयं देख सकता है और देखकर स्वयं निर्णय कर सकता है कि उन्हें कितनी मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आप गौर से देखें, अगे आलोचना करते हुए अपनी तरफ से निर्णय देने की हड़बड़ी में नहीं है। यह उनके आलोचना कर्म की खूबी है। वह तय करना चाहते हैं कि पाठक तय करें, पाठक देखें कि पाठ के अंतर्गत जो कहा गया है वो क्या है। यह समस्या अगे की कविताओं में भी है। असाध्य बीड़ा में भी एक दूसरे कोण से यह समस्या है कि रचना की बाहर से जब जाकर के आप रचना पर विचार करते हैं तो आप चीजों को थोपते हैं, उसके साथ अन्याय करते हैं। अगे का यह प्रसिद्ध कथन है कि प्रसाद पढ़ाए जाएंगे, निराला पढ़े जाएंगे, पंत से सीखा जाएगा। इस तरह अगे प्रसाद को विश्वविद्यालयों का एकेडमिक कवि मानते हैं, पर इस विचार पर विद्वानों की आपत्तियां हैं। अगे पर इसको लेकर के हमले हुए। यह अलग बात है कि बाद में उन्होंने अपनी इन मान्यताओं को बदला, बाद में अगे पर दूसरे ढंग से उन्होंने लिखा। लेकिन रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक नई कविता और अस्तित्ववाद में एक लेख लिखा, जिस लेख का शीर्षक है अगे और नव रहस्यवाद। बाद में उन्होंने एक, जब किताब का दूसरा संस्करण हुआ तो उसमें एक और लेख जोड़ा, अस्तित्ववाद और नई कविता। और इस तरह मार्क्सवादी सिद्धांतों को ध्यान में रख करके रामविलास जी ने अगे के कवि कर्म को छोटा करने की या छोटा दिखलाने की या उसको
विचारधारा के आधार पर आग्रही होने के कारण ठीक ठीक मूल्यांकन रामविलास जी नहीं कर सके आगे की कविताओं का। और ऐसा उनके आलोचना कर्म के साथ भी हुआ कि अगे ने जो कहा उसको प्रायः दूसरे रूप में लिया गया। अगेय की खष्टपूर्ति पर नामोर जी ने एक लेख लिखा कि एक सौंदर्योपासक संत की खष्टपूर्ति पर, इसी शीर्षक से उन्होंने लिखा कि उन्होंने निर्मल वर्मा के हवाले से कहा कि बहुत सारे लेखक त्याग की बात करते हैं, बादशाहन जी भी करते हैं, लेकिन बादशाहन जी ने जीवन में जो कुछ बनाया है उसका त्याग, खुद त्याग नहीं किया है। अब आधुनिक सभ्यता की चुनौतियों का सामना करते हुए अगेय का संकल्प है कि उड़चल हारिल, यह उनका संकल्प वाक्य है। आप व्यक्ति स्वातंत्र्य, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले बहुत सारे लोग जब आपातकाल के दौर में इंदिरा गांधी की नीतियों के साथ थे, खुद सीपीआई ने आपातकाल का समर्थन किया, उस दौर में भी अगेय जयप्रकाश नारायण के साथ आपातकाल के विरोध करने वाले लोगों के साथ अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। वे एवरी मैन के संपादन वगैरह उसी दौर में उन्होंने शुरू किया। इसलिए वे अगेय को समाज विरोधी रचनाकार सिद्ध करने के द्वारा उनके किए धरे को, समूचे उनके अवदान को सीमित करना चाहते हैं और ऐसा करके प्रायः उस स्मृति को भी मिटा देना चाहते हैं जिसने हिंदी और साहित्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज उनकी स्मृति का अर्थ उस पूरी चिंतन परंपरा का स्मरण है जिसमें मैथिली शरण गुप्त, राय कृष्णदास, माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रसाद और निराला एक साथ बोलते हैं। और दूसरी तरफ अगेय के चिंतन में डीएच लॉरेंस, टीएस इलियट, टॉलस्टॉय के साथ साथ रविंद्रनाथ की आधुनिकता और कबीर की आध्यात्मिकता भी बोलती है। अगेय न सीमित अर्थों में साहित्यकार हैं और न सीमित अर्थों में आलोचक। बाकी कुछ बातों पर चर्चा मैं दूसरे भाग में करूंगा।